हेलो बच्चों, ज्ञानबंधु गुरुकुल चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो बंधुओं, कल की वीडियो में आपको समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण जो फार्मूले थे उसका निगमन करा चुके थे बंधुओं, और उदाहरण देके उन फार्मूलों पर उपयोग भी बता दिए थे बंधुओं। तो चलते हैं, आज का जो आपको हम गणित की बेसिक क्लास कवर करा रहे हैं बंधुओं। तो जो आज का गणित का जो तीसरा बेसिक क्लास है वो क्या है बंधुओं? तीसरा भाग नियामक या ज्यामितीय निर्देशांक है बंधुओं। इससे पहले आपको हम अंक गणित और बीज गणित की वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं बंधुओं। तो आज आपका हमारा टॉपिक है नियामक ज्यामितीय निर्देशांक। तो बंधुओं चलते हैं अपने टॉपिक पर। क्या है बंधुओं टॉपिक? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? नियामक या ज्यामितीय निर्देशांक। क्या नियामक या ज्यामितीय निर्देशांक, जिसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? क्या है ज्यामितीय निर्देशांक? तो गणित की वह शाखा जिसमें तल में स्थित मान लीजिए बंधुओं ये कोई तल है, तो तल में स्थित किसी बिंदुओं के बारे में अध्ययन किया जाए तो उसे ज्यामितीय निर्देशांक कहते हैं। अब बंधुओं मान लीजिए ये कोई तल है, यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु है, यहाँ बिंदु है, यहाँ बिंदु है। तो इस बिंदु का अध्ययन ही ज्यामितीय निर्देशांक कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं बंधुओं कि ज्यामितीय निर्देशांक की आपको डिफिनीशन क्लियर हो गई होगी। तो बंधुओं एक बार दोबारा सुन लीजिए कि तल पर, अब मान लीजिए ये कोई तल है, तल पर किसी निश्चित बिंदु, मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु निश्चित है, तो इस निश्चित बिंदु के बारे में अध्ययन करना ही ज्यामितीय निर्देशांक कहलाता है। तो बंधुओं चलते हैं, हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है? नियामक ज्यामिति से संबंधित पद। मतलब जो इस नियामक ज्यामिति है, ज्यामितीय निर्देशांक है, इससे संबंधित पद क्या क्या हैं। तो चलते हैं बंधुओं देखते हैं। तो यक्ष अक्ष। अब यक्ष अक्ष किसे कहते हैं? तो बंधुओं जो क्षैतिज रेखा होती हैं, अब क्षैतिज जैसे आप सड़क पर चलते हैं तो वो, जैसे आप सीधे चलते हैं सड़क पर तो वो क्षैतिज है। आप मान लीजिए आप पेड़ पे चढ़ते हैं, तो पेड़ पे आप चढ़ते हैं तो वो पेड़ कैसा है? ऊर्ध्वाधर है। और सड़क पर आप या साइकिल चलाते हैं या चलते हैं तो वह सड़क पर चलते हैं तो क्या है? क्षैतिज है। तो वैसे यक्ष अक्ष क्या है बंधुओं? तो जो क्षैतिज रेखा होती है उसे यक्ष अक्ष कहते हैं। जो क्षैतिज रेखा होती है उसे यक्ष अक्ष कहते हैं। ठीक है बंधुओं। और दाईं ओर, कहाँ पर? दाईं ओर ऋण चिन्ह होता है, और जो बाईं ओर होता है बंधुओं ऋण चिन्ह होता है, और दाईं ओर धन चिन्ह होता है। ये दाहिना तो दाहिने ओर धन चिन्ह, और ये बायां तो बाएं ओर ऋण चिन्ह होता है। अब देखिए बंधुओं वाई अक्ष किसे कहते हैं? तो ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। जैसे आप पेड़ पे चढ़ते हैं या किसी रस्सी से चढ़ते हैं तो जो रस्सी लटकी है तो रस्सी ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है। तो बंधुओं वाई अक्ष किसे कहते हैं? वाई अक्ष में ऊपर होता है धन आवेश और नीचे क्या होता है? ऋण। ऊपर क्या होता है? धन और नीचे क्या होता है? ऋण। और यक्ष एक्सिस में बंधुओं जो बाएं होता है वो होता है ऋण, और दाएं जो बाएं होता है वो होता है ऋण, और जो दाहिने होता है वो होता है धन। और वाई अक्ष में जो ऊपर होता है वो होता है धन, और नीचे होता है वो होता है ऋण। अब चलते हैं बंधुओं अपने दूसरे टॉपिक पर। अब क्या है? मूल बिंदु। तो यक्ष अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को
ही मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु को बंधुओं वो से प्रदर्शित करते हैं, यक्ष अक्ष और वाई अक्ष। तो आप लोग जानते हैं कि यक्ष अक्ष क्षैतिज में होती हैं और वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर में होती हैं। मान लीजिए बंधुओं ये यक्ष एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये यक्ष एक्सिस और वाई एक्सिस को जिस बिंदु पर काटेंगी उसे मूल बिंदु कहते हैं। मान लीजिए बंधुओं कि यहाँ पर ये काटी तो इसे क्या कहेंगे, मूल बिंदु। तो बंधुओं मूल बिंदु को वो से प्रदर्शित करते हैं और मूल बिंदु का जो नियामक या ज्यामिति होता है या जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है। अब चलते हैं बंधुओं पाद या चतुर्थांश। अब चतुर्थांश किसे कहते हैं, तो बंधुओं आपको बताए हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। तो जब हम यक्ष अक्ष और वाई अक्ष को काटेंगे तो यहाँ पर बंधुओं 4 खाने बन जाएंगे। कितने, 1 2 3 4। तो ये 4 भाग में बट जाएगा, तो इसी 4 भाग को क्या कहते हैं, पाद या चतुर्थांश। तो इसे क्या कहेंगे, प्रथम चतुर्थांश, इसे द्वितीय चतुर्थांश, इसे तृतीय चतुर्थांश और इसे चतुर्थ चतुर्थांश। तो बंधुओं इसमें जो दोनों चिन्ह होगा वो धनात्मक होगा और इसमें धनात्मक ऋणात्मक, इसमें ऋणात्मक ऋणात्मक और इसमें ऋणात्मक धनात्मक होगा। तो बंधुओं अब चलते हैं यक्ष नियामक या भुज। क्या है, यक्ष नियामक या भुज। भुज किसे कहते हैं और कोटि किसे कहते हैं। आप लोग बहुत लोग चलते फिरते क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कोई बोल दिया कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो वो पूछ लेगा आपसे कि भुज किसे कहते हैं और कोटि किसे कहते हैं। तो आप बता देंगे कि यक्ष अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। लेकिन बंधुओं ऐसा नहीं है। देखिए भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है। तो भुज यक्ष नियामक या भुज। तो यक्ष नियामक तो यक्ष अक्ष पर, यहाँ यक्ष नियामक दिया है तो यक्ष अक्ष पर, यक्ष अक्ष पर मूल बिंदु के इधर या उधर, अर्थात मूल बिंदु के दाहिने साइड या मूल बिंदु के बाएं साइड किसी भी बिंदु, मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ है P और P का जो निर्देशांक है यक्ष कामा वाई है, तो इस मूल बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी जो होगी उसे क्या कहेंगे, भुज कहेंगे। क्या कहेंगे बंधुओं, भुज कहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। अगर ना समझ में आए तो एक बार दोबारा भी समझ लीजिए। मूल बिंदु से दाहिने यक्ष अक्ष पर, मूल बिंदु से दाहिने या मूल बिंदु से बाएं अगर कोई बिंदु है, उस बिंदु की बीच की दूरी अगर हमें गणना करनी है तो उसे कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज। और कोटि क्या कहेंगे इसके विपरीत, तो वाई नियामक या कोटि, वाई नियामक या कोट। तो यक्ष अक्ष पर जैसे बताया तो ये वाई अक्ष पर हो जाएगा। तो मूल वाई अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर या नीचे किसी अन्य बिंदु पर मूल बिंदु से किसी अन्य बिंदु के बीच की दूरी को कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि। अब वह बिंदु चाहे ऊपर मान लीजिए या नीचे मान लीजिए, और वह बिंदु चाहे दाएं मान लीजिए या बाएं मान लीजिए, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब बंधुओं चलते हैं केंद्रक। आपको कल फार्मूला बताएंगे तो उसमें केंद्रक का एक फार्मूला लिखवाएंगे, तो उससे पहले ही आप केंद्रक समझ लें। तो केंद्रक क्या होता है, तो बंधुओं इसमें लिखा है त्रिभुज की माध्यिका से कटान बिंदु को केंद्रक कहते हैं। अब त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है बंधुओं, तो मान लीजिए कि यहाँ से ये त्रिभुज की, मान लीजिए बंधु कि इसकी माध्यिका यहाँ गई और इसकी माध्यिका यहाँ गई, और जो इस रेखा की माध्यिका है वो यहाँ गई। तो ये जो बिंदु बना बंधुओं, ये जो कटान बिंदु है इसे क्या कहते हैं, केंद्रक
क्या कहते हैं? केंद्रक। केंद्रक, इसी बिंदु को केंद्रक कहते हैं। अब बंधुओं समझ लीजिए अंतः केंद्र किसे कहते हैं। अब अंतः केंद्र और केंद्रक में ज़्यादा अंतर नहीं है बंधुओं। क्यों? क्योंकि यहाँ मान लीजिए कि ये का कोई कोण था, ये का कोई कोण है, बी का कोई कोण है और सी का कोई कोण है। तो जब हम इसकी माध्यिका जो है, माध्यिका इस कोण पर हम डालेंगे तो इस कोण को ये माध्यिका दो भागों में विभाजित करेगी। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित करेगी। और जब यह माध्यिका कोण ये पे डालेंगे तो कोण ये को ये माध्यिका दो भागों में विभाजित करेगी। ऐसे कोण सी को भी दो भागों में विभाजित करेगी। तो ये विभाजित करने से जो कटान बिंदु मिला हमको, ये डाले, ये डाले, ये डाले, तो जो हमें कटान बिंदु मिला उसी कटान बिंदु को क्या कहते हैं? अंतः केंद्र। क्या? अंतः केंद्र। अंतः केंद्र। तो उम्मीद करते हैं बंधुओं आपको यह भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बंधुओं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब चलते हैं बंधुओं अपने अगले टॉपिक पर। दोबारा बना लेंगे त्रिभुज। तो बंधुओं अगला टॉपिक क्या है? देखिए अगला टॉपिक जो है बंधुओं की इम्पोर्टेंट बात है, थोड़ी सी बात है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे। समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? समबाहु त्रिभुज तो शब्द से ही स्पष्ट है, सम और बाहु मतलब तो आप लोग जानते हैं भुजा। तो जिनकी भुजाएं समान हो तो उन्हें समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जिनकी भुजाएं कैसी हो? समान हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो मान लीजिए कोई ये त्रिभुज है बंधु, इसकी ये बी और सी, ये मान लीजिए कोई त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज की जो ये दूरी है, ये है स्मॉल ये स्मॉल बी, ये है स्मॉल सी। ठीक। अब बंधुओं समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजा कैसे ही हो? समान हो। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि जो भुजा ये है, भुजा बी और भुजा सी, ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तब वह हमारा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब चलते हैं बंधुओं दूसरा त्रिभुज क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसमें लिखा है दो भुजा कैसी हो? समान हो। अब बंधुओं देखिए कि इसकी दो भुजा कैसी हो? समान हो। और तीसरी भुजा समान ना हो तो उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए कैसे, मान लीजिए कि जो ये और बी, ये और बी भुजा है, ये दोनों भुजा बराबर है। ये बराबर बी के है, लेकिन जो सी है बंधु ये बराबर नहीं है, तो वो क्या कहलाएगी? समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज के बारे में आप लोग जानते होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि अगर समकोण त्रिभुज है, अब समकोण त्रिभुज क्या होता है बंधुओं, तो वो भी देख लीजिए। समकोण त्रिभुज यहाँ बता दे रहे हैं आपको। मान लीजिए कि ये कोई एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी, ये कोई क्या है? समकोण त्रिभुज है। यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है बंधु। तो समकोण त्रिभुज में क्या होगा कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा? कर्ण स्क्वायर। तो इसमें आधार स्क्वायर जो है क्या होगा? ए बी होगा। ए बी क्या होगा? आधार। और बी सी क्या होगा? लंब होगा। और ए सी क्या होगा? कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय यह कह रहा है बंधुओं कि अगर हम आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर का योग कर दें, अगर कर्ण स्क्वायर मिल जाता है तो वह प्राप्त त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं बंधुओं कि आपको समकोण त्रिभुज भी कंफर्म हो गया होगा। अब चलते हैं बंधुओं अगले पॉइंट पर। तो हमारा अगला पॉइंट है चौथा, वो क्या है? आयत।
तो सम्मुख भुजा और विकर्ण समान हो। तो बंधुओं यह भी समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए बंधुओं। अब क्या है बंधुओं, आयत। तो आयत में क्या होता है बंधुओं कि उसकी जो सम्मुख भुजा होती है और विकर्ण बराबर होते हैं। तो मान लीजिए बंधुओं ये हमारा कोई आयत ये BCD है। क्या है, ये आयत है। अब AB के सम्मुख भुजा, सम्मुख मतलब सामने, जैसे हम खड़े हैं आपके सामने तो आप हमारे क्या हैं, सम्मुख हैं, सम्मुख, आप हमारे सम्मुख खड़े हैं। जैसे बच्चे बैठे हैं तो ये बच्चे हमारे सम्मुख बैठे हैं। तो देखिए कि जो AB है, AB के सम्मुख भुजा कौन सी है, तो AB के सम्मुख भुजा है बंधुओं CD। ठीक है, AB के सम्मुख भुजा CD है और AD के सम्मुख भुजा BC है। तो क्या कह रहा है आयत कि सम्मुख भुजा और विकर्ण समान होंगे। तो विकर्ण इसको मिला दिए BD को और AC को। तो ये क्या आयत जब होगा जब उसकी सम्मुख भुजाएं और उसके दोनों विकर्ण अर्थात विकर्ण इसमें BD और AC बराबर होंगी और सम्मुख भुजाएं समान होंगी, तब वह आयत कहलाएगा। अब देखिए बंधुओं वर्ग। तो वर्ग तो आप लोग जानते ही होंगे कि चारों भुजा और विकर्ण समान हो। तो जैसे मान लीजिए कि ये अगर इसको वर्ग बनाना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वर्ग भी समझा देते हैं आपको। तो बंधुओं अगर वर्ग बनाना हो तो वर्ग तो आप जानते ही हैं, बता दे रहे हैं आपको। तो ये BCD, मान लीजिए बंधुओं कि इसकी चारों भुजा क्या है, बराबर है। तो ये तो इसकी चारों भुजा क्या है बंधुओं, बराबर है। और इसका विकर्ण, अब विकर्ण BD और AC हो जाएगा। इसका विकर्ण भी बराबर है और भुजा भी बराबर है, तो क्या होगा, वो वर्ग होगा। अब बंधुओं जो जब सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी अर्थात ये भुजा बराबर होगी इसके और ये भुजा बराबर होगी इसके, अर्थात ये चारों भुजाएं जब बराबर होंगी तब क्या होगा, वर्ग होगा। और जब बंधुओं की AD भुजा बराबर होगी BD के, BC के और DC भुजा बराबर होगी BC के, AB के, तब ये वर्ग होगा। और आयत तो आपको बता चुके हैं कि सामने वाली जो सम्मुख भुजा है वही बराबर हो। तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए बंधुओं। अब चलते हैं बंधुओं अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक क्या है बंधुओं, समचतुर्भुज। क्या है, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज नाम से ही, शब्द से ही स्पष्ट है कि समचतुर्भुज किसे कहते हैं। तो चतुर्भुज मतलब चार भुजा और सम मतलब समान, जिसकी चारों भुजाएं समान हो उन्हें क्या कहेंगे, चतुर्भुज। जिनकी चारों भुजाएं कैसी हो, समान हो, उन्हें क्या कहेंगे, चतुर्भुज। ठीक है बंधुओं, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बंधुओं अगर कोई गलती हुई हो तो उस गलती को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि आने वाली जो अगली वीडियो है, अगली वीडियो आपको हम इसी के ऊपर अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो महत्वपूर्ण फार्मूला है उस वीडियो को आप ज़रूर देखना, क्योंकि बंधुओं उसमें आपको जितने ज्यामितीय निर्देशांक के फार्मूले, इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, उन सब का हम निगमन करवा देंगे और अगर निगमन ना करवा पाए तो आपको उदाहरण सहित समझा देंगे। तो ठीक है बंधुओं, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। मिलते हैं अगले वीडियो में।